गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले हम कैसेट, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म के बारे में पढ़ चुके हैं। उनके मैं लेक्चर ले चुका हूँ। फिल्म पर एक्सपोजर करने के बाद इस फिल्म को कैसेट के अंदर ही फिल्म प्रोसेसिंग के लिए ले जाना पड़ता है। फिल्म प्रोसेसिंग आप सबको पता ही होगा कि डार्क रूम में की जाती है, जहां पर विजिबल लाइट को एक्सक्लूड किया जाता है, या कह सकते हैं विजिबल लाइट को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि रेडियोग्राफिक फिल्म लाइट सेंसिटिव होती है और इससे लाइट लगने से फिल्म खराब हो जाती है। इसलिए हमें डार्क रूम की आवश्यकता पड़ती है। तो डार्क रूम को हम फिल्म प्रोसेसिंग रूम भी कह सकते हैं। तो आज का जो विषय है ये डार्क रूम, कंप्लीटली डार्क होता है। नॉर्मल लाइट एक्सक्लूड की जाती है, और डार्क रूम का इल्यूमिनेशन या डार्क रूम में लाइट प्रोवाइड करना, उसको इल्यूमिनेशन कहा जाता है। वो हम सेफ लाइट द्वारा प्रोवाइड करते हैं। सेफ लाइट, जैसा कि नाम से ही विदित है, ऐसी लाइट जो एक्सरे फिल्म को खराब ना करे, एक्सरे फिल्म पर बनने वाली इमेज को खराब ना करे, फिल्म की फॉगिंग न करे, इमेज की ब्लरिंग ना हो, कंट्रास्ट खराब ना हो। इसलिए हम सेफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं। यही सेफ लाइट डार्क रूम में लगाई जाती हैं। तो आज हम डार्क रूम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ डार्क रूम स्थित होना चाहिए, कैसी उसकी बनावट होनी चाहिए, कैसे उसकी दीवारें होनी चाहिए, कैसे उसके गेट होने चाहिए, और कैसी उसमें इल्यूमिनेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। डार्क रूम हमेशा एक्सरे रूम के साथ चिपटा हुआ होना चाहिए। डार्क रूम और एक्सरे रूम के बीच में
एक खिड़की होती है जिसको पास बॉक्स या हैच कहा जाता है। क्योंकि जैसे ही हमने पेशेंट की फिल्म ली, एक्सपोजर लिया, उसके तुरंत बाद में एक्सरे फिल्म को कैसेट के अंदर ही रहने देते हैं और कैसेट को फिल्म सहित डार्क रूम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पे उसकी प्रोसेसिंग होनी है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। लोकेशन में एक तो मैंने ये बताया कि डार्क रूम बिल्कुल एडजेसेंट यानी एक्सरे रूम के साथ चिपटा हुआ होना चाहिए। दूसरा, परसों भी मैंने बताया था कि मेडिसिन पे लिखा होता है प्लीज कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस। इस सेंटेंस को याद रखें, तुम्हारे काम आएगा। तो जहां पे एक्सरे रूम के पास हम डार्क रूम बना रहे हैं, वो प्लेस ड्राई और कूल होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है वो हॉट और ह्यूमिड नहीं होना चाहिए। कूल एंड ड्राई प्लेस का अपोजिट है हॉट एंड ह्यूमिड, यानी गर्म और ज़्यादा आर्द्रता वाला। ह्यूमिड जिसमें आर्द्रता ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। हॉट और ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, कूल एंड ड्राई होना चाहिए। ये लोकेशन होनी चाहिए और एक्सरे रूम के से अटैच्ड होना चाहिए। अब ने देखेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए। आमतौर पे जो जिस साइज की सलाह दी जाती है वो फ्लोर एरिया 10 फीट बाई 10 फीट यानी कि 10 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा, ये करीब 100 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, ताकि काम करने वाले टेक्नीशियन, स्टाफ खुले वातावरण में काम कर सकें। और 10 से लेके 11 फुट तक उस कमरे की ऊंचाई होनी चाहिए। अब दीवारें कैसी होनी चाहिए? दीवारें या तो कंक्रीट की हो सकती हैं या ब्रिक्स की हो सकती हैं। कंक्रीट की दीवार अगर 150 mm है या सॉलिड ब्रिक्स की दीवार 225 mm की है, तो इनकी शक्ति 2 mm लेड के बराबर मानी गई है।
दीवारों की मोटाई के ऊपर इतना क्यों बताया जा रहा है कि इन दीवारों में से भी अगर पतली हो तो एक्सरे रेडिएशन आ सकते हैं। फिल्म को तो प्रभावित करेंगे ही, फिल्म में फॉगिंग हो जाएगी, ब्लरिंग इमेज हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा जो स्टाफ काम करता है, जिनको वहाँ पे सालों साल काम करना है, उनके ऊपर रेडिएशन के बहुत ही कुप्रभाव पड़ते हैं। इसलिए डार्क रूम की दीवारों की मोटाई के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दिया जाना चाहिए। इन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही दीवारों की मोटाई रखी जानी चाहिए। अगर किसी कारण से दीवारों की मोटाई इतनी ना रखी जाए तो उसके भीतर दीवारों के इनसाइड में लेड शीट लगाई जानी चाहिए। आपको पता होगा लेड एक ऐसी धातु है जिसमें से एक्सरे रेडिएशन पास नहीं हो सकते। जब आप रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको एक लेड का बना हुआ एप्रन पहनना होगा। जो कि आपको एक्सरे रेडिएशन से सुरक्षित रखेगा। तो दीवारों की मोटाई पे क्वेश्चन तुम्हें थ्योरी एग्जाम में भी आ सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, विशेषकर रेडियोग्राफर की लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैं दोबारा इसकी मोटाई के बारे में बताता हूं। या तो 150 mm कंक्रीट की दीवार हो या 225 mm सॉलिड ब्रिक्स की दीवार हो, और अगर इनसे दीवार पतली हो तो उसके अंदर इट शुड बी लाइंड विद लेड शीट। लाइंड विद लेड शीट का मतलब यह है कि एक पतली सी लेयर या शीट या चद्दर लेड की बना के दीवार के ऊपर से लेके नीचे तक लगानी चाहिए, रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन को प्रिवेंट करने के लिए। अब डार्क रूम के फ्लोर की बात करते हैं, उसका फर्श कैसा होना चाहिए।
फर्श सबसे पहली बात है स्लिपरी नहीं होना चाहिए, जिससे स्टाफ स्लिप ना हो जाए। एक केमिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डार्क रूम में काफ़ी केमिकल्स काम में आते हैं। इन केमिकल्स के फ्लोर के ऊपर दाग धब्बे भी नहीं पड़ने चाहिए। और इजीली क्लीनेबल होना चाहिए। डार्क रूम का फर्श केमिकल गिरने से, कुछ और पदार्थ गिरने से गंदा हो जाता है, तो इजीली सफाई योग्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्श आपने लगा दिया वो साफ ही ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक विंडो की बात करी थी। वो विंडो एक्सरे रूम और डार्क रूम के बीच में होनी चाहिए, ताकि लोडेड कैसेट और एक्सपोज्ड कैसेट, मैंने पहले भी बताया है, जिस कैसेट के अंदर एक्सरे फिल्म डाल दी गई है वो कैसेट लोडेड कैसेट कहलाती है। जिस कैसेट के अंदर एक्सरे फिल्म नहीं है उसको अनलोडेड कैसेट कहा जाता है। जिस कैसेट और फिल्म के ऊपर एक्सरे किरणें पड़ चुकी हैं उसको एक्सपोज्ड फिल्म कहा जाता है। जिस एक्सरे फिल्म के ऊपर एक्सरे किरणें नहीं पड़ी हैं उसको अनएक्सपोज्ड फिल्म कहा जाता है। तो इस विंडो को, जिसके माध्यम से एक्सरे रूम और डार्क रूम के बीच में कैसेट का आदान प्रदान होता है, इसको पास बॉक्स या हैच कहा जाता है। या कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट भी कहते हैं। ऐसी कैबिनेट जिसके थ्रू कैसेट का ट्रांसफर हो सके, आदान प्रदान हो सके। ये वॉल माउंटेड हैच बॉक्स होता है या पास बॉक्स होता है या कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट होती है, जिसके दोनों तरफ एक एक बंद करने के लिए, खोलने के लिए दरवाजा होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, जिससे एक वक्त में एक ही गेट खुल सकता है, दूसरा गेट सदैव बंद रहता है। एक साइड का गेट खोलेंगे तो दूसरे साइड का बंद हो जाएगा,
दूसरे साइड का खोलेंगे तो एक साइड का बंद हो जाएगा। इतना तो आज आप समझ ही गए होंगे कि इससे फायदा क्या है। एक्सरे रूम की जो लाइट है वो डार्क रूम में कभी नहीं जा पाएगी, जो कि हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक्सरे रूम में, डार्क रूम में बाहर की लाइट ना आए। ये पास बॉक्स या कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट या हैच बॉक्स मेटल का बना होता है। तो आपको पता है मेटल इटसेल्फ एक्सरेज को अपने में से पास नहीं होने देती। अब बात आती है कि डार्क रूम कंप्लीटली डार्क कैसे रहे, उसमें गेट भी तो रखना जरूरी है। आने जाने के लिए, आने जाने के लिए, इक्विपमेंट्स ले जाने के लिए, रिएजेंट्स ले जाने के लिए, सफाई करनी है कमरे की सफाई के लिए, इन सब के लिए आने जाने के लिए गेट की आवश्यकता होती है। अब गेट इस प्रकार से होना चाहिए डार्क रूम का, एक तो वो बिल्कुल लाइट टाइट होना चाहिए, यानी गेट बंद हो जाए तो बिल्कुल लाइट जो है वो अंदर नहीं जानी चाहिए, तभी तो डार्क रूम कहलाएगा। अगर लाइट अंदर चली गई तो हमारी तो फिल्में ख़राब हो जाएंगी। जो वहाँ फिल्में पड़ी हैं या जो प्रोसेसिंग चल रही है या जिसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो अंदर लाइट नहीं जानी चाहिए। उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के गेट डार्क रूम में लगाए जाते हैं, जो कि हम आम तौर पे घरों में, दुकानों में या बिल्डिंग्स में वैसे गेट नहीं लगाते। सबसे पहला तो सिंपल गेट है, सिंगल डोर गेट। इसमें कोई विशेषता नहीं है। सिंगल डोर है, खोलने पे ही अंदर जाओगे, बाहर निकालने के लिए फिर खोलना पड़ेगा। कोई सामान अंदर ले जाओगे, खोलना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा। इसमें कोई विशेषता नहीं है। इतना ही ध्यान रखा जाता है कि जो लाइट है, प्रकाश है, बाहर की रोशनी है, वो अंदर ना आए, इतना लाइट टाइट होना चाहिए। ये है सिंगल डोर। अब है डबल डोर। डबल डोर सिंगल डोर से डार्क रूम के पर्पज से और लाइट की एंट्रीज के पर्पज से सिंगल डोर से डबल डोर काफ़ी सुरक्षित है। इसमें इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया भी जा सकता है
और अगर नहीं लगाएं तो भी काम चल सकता है। एक गेट होता है, उसके आगे थोड़ा पोर्च होता है जिसको बिल्कुल छोटी सी गैलरी भी कह सकते हैं। दूसरे छोर पे भी एक गेट होता है। तो आमने सामने गेट होते हैं, बीच में आने जाने के लिए जगह होती है। तो जब एक गेट खुलता है तो दूसरा गेट बंद रहता है। फिर हम पहला गेट बंद कर देते हैं, फिर दूसरा गेट खोल लेते हैं, फिर अंदर डार्क रूम में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये डबल डोर की एडवांटेज है। इसको बहुत ही प्रक्रिया को बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनाने के लिए इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम जो बिजली के द्वारा संचालित होता है वो लगाया जा सकता है कि एक ही समय में दोनों गेट किसी भी परिस्थिति में न खुलें। एक खुला होगा तो दूसरा खुलेगा ही नहीं, दूसरा खुला होगा तो पहले वाला खुलेगा ही नहीं। तीसरा डोर सिस्टम क्या है? वो है मेज या लैबिरिंथ एंट्रेंस। जो मक्का होता है, मक्की खाने वाली मक्की होती है, उसमें स्पेलिंग होती है MAIZE। इसमें वो स्पेलिंग नहीं है, MAZE ये स्पेलिंग है इसमें। ये वो मक्का नहीं है, इसका नाम ही दिया गया है ऐसे, मेज या लैबिरिंथ एंट्रेंस। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो पैसेज होता है, जो एंट्री होती है डार्क रूम को, जो एंट्री होती है वो एल शेप की होती है। मैं बताता हूं अभी कैसे एल शेप होती है। जैसे ये देखिए, ये रूम है, यहां से एंट्री हुई, यहां से इधर गए, ये पैसेज है, ये पैसेज है, ये पैसेज है, यहां से एंटर होके यहां आ गए और वापस आने के लिए सेम पैसेज। ये एल शेप्ड कहलाता है, एल शेप्ड एंट्रेंस। ये काफी इफेक्टिव माध्यम है लाइट को रोकने का। ऊपर भी ये रूफ भी होती है, रूफ भी है, इधर से भी कवर्ड है, इधर से भी कवर्ड है, इधर से भी कवर्ड है, ऊपर से भी कवर्ड है। तो ये एल टाइप जो एंट्रेंस है, लाइट की अंदर एंट्री को काफी हद तक रोक देता है। फिर यहां भी गेट लगाया जाता है। यहां भी गेट लगा सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली इजी और सस्ता साधन है। थोड़ी जगह ज़्यादा रोकता है ये, एल बनाने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। अब अपने आते हैं रोटेटिंग टाइप एंट्रेंस। सबसे महंगी, सबसे कम समय, कम जगह घेरने वाली, बिजली से चलने वाली और सबसे ज्यादा असरकारक, लाइट रोकने में सक्षम
इसमें क्या होता है, दो मेटल की शीट के सिलेंडर होते हैं। ये एक सिलेंडर है, ये बाहरी सिलेंडर है जो फिक्स होता है, और ये भीतरी सिलेंडर है जो घूमता है। अब देखिए, अपने यहां से एंट्री करनी है, यहां एंटर कर गए। अब ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा और इधर से ये खुल जाएगा। तो यहां आदमी खड़ा था, वो यहां खड़ा था, यहां आ गया, अब वो यहां से बाहर निकल जाएगा। जब वापस आना हुआ तो बंदा यहां से एंटर कर जाएगा, इस चीज को ऐसे घुमा दिया जाएगा, ये ऐसे यहां से खुल जाएगा और बंदा बाहर आ जाएगा। तो एक समय में आप देखेंगे कि ये बैक जो है एक तरफ से खुलता है, एक तरफ बैक रहती है, तो लाइट के अंदर आने की संभावना बिल्कुल ही खत्म होती है। और ये इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है, बिजली के द्वारा संचालित होता है, तो इसमें कहीं कोई आगे पीछे होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये सबसे महंगा और सबसे कम जगह घेरने वाला और सबसे इफेक्टिव, सबसे ज्यादा असरकारक डार्क रूम का गेट है। तो सबसे पहले हमने देखा कि लोकेशन क्या होनी चाहिए, किस जगह पे हम डार्क रूम को बना सकते हैं, उसकी दीवारें कैसी होनी चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, कमरे का साइज कितना होना चाहिए, और डार्क रूम एक्सरे रूम के साथ चिपटा हुआ होना चाहिए, उसकी दीवारें कितनी मोटी होनी चाहिए और क्यों। दीवारों में लेड शीट लगाने की आवश्यकता है या नहीं है, ये देखा जाना चाहिए। फ्लोर कैसा होना चाहिए, दीवारों पे पेंट कैसा होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए दीवारों का, क्योंकि जब हम इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे तो इल्यूमिनेशन में इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन आएगा, अभी अपने पढ़ने जा रहे हैं। और डार्क रूम और एक्सरे रूम के बीच में पास बॉक्स होना चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए, और गेट्स, डार्क रूम के गेट्स कितने प्रकार के हैं, और अपना सेटअप, गवर्नमेंट सेटअप है, प्राइवेट सेटअप है, प्राइवेट में बड़ा हॉस्पिटल है या छोटा हॉस्पिटल है, या एक डार्क रूम के चारों ओर अपने पास 3-4 एक्सरे रूम है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं
देखनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से सेटअप बनाना पड़ता है। अब हम आते हैं कि डार्क रूम में, इसका नाम तो डार्क रूम है, मान लिया नेचुरल लाइट नहीं अंदर आने देनी हमें, लेकिन फिल्म की प्रोसेसिंग के लिए, स्टाफ की मूवमेंट्स के लिए कुछ तो रोशनी चाहिए। उस रोशनी को हम डार्क रूम इल्यूमिनेशन कहते हैं। डार्क रूम इल्यूमिनेशन कहते हैं। लाइटिंग ऑफ द डार्क रूम is known as dark room illumination। अब डार्क रूम में मुख्यतः हम एक प्रकार की लाइट यूज करते हैं जिसको सेफ लाइट कहा जाता है। दूसरी लाइट वो तो ऑर्डिनरी लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट यानी कि बल्ब होता है, जिसको जब हम अंदर कोई क्लीनिंग करनी होती है, कोई केमिकल चेंज करना होता है, अंदर पानी चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसके लिए 60 वाट का बल्ब भी लगाया जाता है। और मेंटेनेंस करनी होती है, दीवारों की सफाई है, फ्लोर की सफाई है, इत्यादि। इसके लिए वाइट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें 60 वाट का बल्ब लगा देते हैं, जो कि हमें क्लीनिंग और मेंटेनेंस पर्पज के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। हालांकि इससे भी एक्सरे फिल्म अगर एक्सपोज हो तो ख़राब हो सकती है, लेकिन हम उतनी ही देर के लिए ये लाइट जलाते हैं जितनी देर की आवश्यकता हो, उसके बाद में इसको बंद कर देते हैं। अब हमारी एक्सरे फिल्म खराब ना हो, हमने एक्सरे रूम में एक्सरे ले लिया, पास बॉक्स के थ्रू उस कैसेट को डार्क रूम में ट्रांसफर कर लिया। अब डार्क रूम में आने के बाद कैसेट में से हमें फिल्म निकालनी है। फिल्म निकालेंगे तभी तो आगे उसको प्रोसेस कर पाएंगे, जिसमें डॉल्पिंग, वॉशिंग, फिक्सिंग ये सब होता है। उसको फिल्म प्रोसेसिंग का नाम दिया गया है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए हमें उसको वहां देखने के लिए कोई तो लाइट चाहिए, तो उसको हम सेफ लाइट कहते हैं। सेफ लाइट का मतलब ये है कि उस लाइट का असर हमारी जो फिल्म है, रेडियोग्राफी फिल्म है, जिसके ऊपर हमारी लेटेंट इमेज आ चुकी है। लेटेंट इमेज के बारे में बताऊं, देखिए जब मैंने फिल्म पढ़ाई थी तो उसके ऊपर एक जिलेटिन मटेरियल और हेलाइड क्रिस्टल की लेयर बताया था। तो पहले जो इमेज बनती है एक्सरेज के द्वारा, वो इस लेयर में बनती है, बेस ऑफ द फिल्म पे नहीं बनती है। तो जो इस लेयर में इमेज बनती है
उसको लेटेंट इमेज कहा जाता है। इस लेटेंट इमेज वाली जो फिल्म है, इसको हम जब प्रोसेस करेंगे तो फिल्म के ऊपर परमानेंट इमेज बनेगी। जब इसको प्रोसेस करेंगे, डेवलप करेंगे, तब फिल्म के ऊपर परमानेंट इमेज बनेगी। फिर उसको हम सालों साल तक रख सकते हैं। तो जब तक प्रोसेस नहीं होती फिल्म, तब तक उसके ऊपर लेटेंट इमेज ही रहती है। अब इस फिल्म को निकालेंगे, प्रोसेस करने के लिए, इसको निकालने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमें देखना पड़ता है, और देखने के लिए हमें सेफ लाइट की आवश्यकता होती है। सेफ लाइट वो होती है जो फिल्म को खराब ना करे, इमेज को ब्लरिंग ना करे, कंट्रास्ट का नुकसान ना करे और फॉगिंग ना करे फिल्म पे। ये सेफ लाइट दो प्रकार की होती है। सेफ लाइट दो प्रकार की होती है। एक तो इनडायरेक्ट होती है, एक सेफ लाइट इनडायरेक्ट होती है। जो लाइट का फोकस ऊपर छत की तरफ करते हैं, फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट होके नीचे आती है हमारे वर्किंग एरिया में। दूसरी होती है डायरेक्ट लाइट, जो 25 वाट का बल्ब होता है, वो फिल्टर बॉक्स में लगाते हैं। उसमें से फिल्टर होती है लाइट। फिल्टर 2-3 प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। उसमें से लाइट फिल्टर होती है, फिल्टर होके हमारे वर्किंग एरिया में वो लाइट प्रदान करती है। तो सेफ लाइट अगर कोई पूछे तुमसे एग्जाम में कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। इनडायरेक्ट, जिसका फोकस दीवार, रूफ की तरफ होता है, छत की तरफ होता है। पहले वो छत की तरफ लाइट जाती है, फिर नीचे आती है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। एक 4 फुट की हाइट पे 25 वाट का बल्ब फिल्टर बॉक्स में लगाया जाता है, और वो लाइट, डायरेक्ट लाइट हमारे वर्किंग एरिया में देता है। इसको डायरेक्ट लाइट कहते हैं। अब तुम्हारी किताब में एक टर्मिनोलॉजी है, तुम्हारी किताब में एक टर्मिनोलॉजी है, फिल्टर ट्रांसमिशन ग्राफ। फिल्टर ट्रांसमिशन ग्राफ क्या होता है ये? It is visible band transmitted by filter. It is visible band transmitted by filter. ये क्या चीज क्या है? ये बल्ब है, इसमें से लाइट फिल्टर होके जा रही है।
जो लाइट फिल्टर होके जा रही है उस लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, इसी को ही फिल्टर ट्रांसमिशन ग्राफ कहा जाता है। अब ये फिल्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो अंबर फिल्टर होता है जो कि पीले रंग का होता है, और ये फिल्टर में से जो लाइट निकलती है, कल परसों मैंने पढ़ाया था कि फिल्मों में भी सेंसिटिविटी होती है भाई, वो ब्लू लाइट सेंसिटिव है या ग्रीन लाइट यानी कि ब्लू लाइट आती है तो ब्लू लाइट सेंसिटिव फिल्म जो है वो अच्छी इमेज देती है। यानी कि हमारे पास फिल्में हैं, ब्लू लाइट सेंसिटिव फिल्म है और ग्रीन लाइट सेंसिटिव फिल्म है। तो जब इस फिल्टर से एम्बर कलर की लाइट फिल्टर, एम्बर कलर का फिल्टर लगाते हैं तो इसमें से ब्लू लाइट सेंसिटिव लाइट आती है जो कि ब्लू लाइट फिल्म के लिए अच्छा काम करती है। इसी तरह से एक रेड फिल्टर है जो कि ग्रीन लाइट वाली फिल्म के लिए अच्छा काम करता है। कल मैंने बताया था कि इसको मोनोक्रोमेटिक फिल्म कहा जाता है, इसको ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म कहा जाता है, ग्रीन वाली को। ब्लू वाली को एम्बर फिल्टर वाली ब्लू लाइट सेंसिटिव फिल्म जो होती है इसको मोनोक्रोमेटिक फिल्म कहा जाता है। ग्रीन वाली को, ग्रीन लाइट सेंसिटिव फिल्म को ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म कहा जाता है। और एक होती है पेनक्रोमेटिक फिल्म। पेनक्रोमेटिक फिल्म के लिए हमें कंप्लीट डार्कनेस की आवश्यकता होती है, उसमें सेफ लाइट भी सेफ नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।